यह पूंजीवाद को एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यह एक सर्वहारा की क्रांति थी, सामाजिक न्याय के लिए क्रांति थी। इसने एक साम्यवादी व्यवस्था स्थापित की, साम्यवादी व्यवस्था स्थापित की, जो पहले एक विचारधारा के रूप में ही थी। इससे सामाजिक न्याय की संकल्पना विकसित होती है, सामाजिक न्याय की। मजदूर, किसान, वंचित, दलित, इनके हितों की बात की जाने लगी। सामाजिक आर्थिक समानता की बात की जाने लगी, सामाजिक आर्थिक समानता की बात की जाने लगी। दुनिया में पहली बार हम देखते हैं कि समानता को सर्वोच्च मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है, जबकि उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता को ही सर्वोच्च मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो जॉन लॉक से परंपरा चली आ रही थी, क्लासिकल लिबरलिज्म। तो इस रूप में अगर आप देखें तो रूसी क्रांति के प्रभाव को हम देख सकते हैं। पूंजीवाद के समानांतर एक व्यवस्था, पूंजीवाद को चुनौती देने वाली एक व्यवस्था आती है। लेकिन एक और जो खास बात देखने को मिलती है बच्चों, कि यहां से एक वैचारिक युद्ध भी शुरू होता है, एक वैचारिक युद्ध शुरू होता है, जिसे हम शीत युद्ध के रूप में देखते हैं, शीत युद्ध के रूप में, क्योंकि पूंजीवाद का कहीं न कहीं विरोध करती है। इस तरह से हम यहीं से शीत युद्ध का आरंभ भी देखते हैं। यद्यपि अगर आप देखें तो शीत युद्ध में उष्णता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आती है, जब दो गुट बनते हैं, नाटो और वार्शा, अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो संगठन, नेतृत्व, देश, इस रूप में हम एक वैचारिक युद्ध को, स्नायु तंत्र में लड़ा जाने वाले युद्ध को देखते हैं, जो शीत युद्ध के नाम से जाना गया। लेकिन यह भी आपको स्पष्ट कर दूं कि इसका प्रभाव दुनिया पर इस रूप में पड़ा बच्चों, कि इस क्रांति ने वंचितों को एक आवाज दी, एक शक्ति दी, एक प्रेरणा दिया, एक विजन दिया,